सॉल्व हुआ है? नहीं। कितने घंटे में होगा? 126। क्वेश्चन तो रहेगा ही। टाइम भी तो है, पढ़ाया जाए 12-1 बजे रात तक। समय भी तो इनफ है ना? क्या 2 दिन की क्लास को मैंने 1 दिन में दे दिया है? क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होने का कारण है ये। सवाल जो है ना, मैक्सिमम आपका 2025 और 2026 से है, तो हम सोचे क्वेश्चन छोड़ें क्या, सब क्वेश्चन दे दिए हैं। क्या लग रहा है मॉडर्न में सब बना है? क्या बन गया है सब ना? बन गया होगा, केवल देखने में, केवल गिनती में 126 है, नहीं बना है। क्या टाइम इशू है? टाइम का इशू है, नहीं होना चाहिए। 1 घंटे का टाइम मिला है प्रॉपर। कब? 3:30 बजे? नहीं, गलत कहाँ बोलते हैं 3:30 बजे, बताइए। हम मतलब हम नहीं देख रहे हैं? चलिए ठीक है, बाकी लोग एग्जाम देने चले गए होंगे, है ना? गए है ना? पढ़ाना शुरू करते हैं। और करंट अफेयर का क्वेश्चन हम नहीं डाल पाए, उसको हम लिख ही नहीं पाए थे तो। और कल आप लोग के संस्थान में 2 बजे से प्रोग्राम है ना? तो कल क्लास आप लोग की ना, कल ई क्लास बंद रहेगी ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले पे हम क्लास लेंगे, वो जो प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं उस पे क्लास चलेगी, वो क्लास चलेगी, ई वाली बंद रहेगी। ठीक है, चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। एक छात्र बोल रहे हैं सर समय से कोई मतलब, समय से मतलब का नहीं है, जानते हैं ना। कभी कभी देखिए, बात ये है ना कि हम तो यहीं पे रहते हैं। होता क्या है ना कि आप लोग के क्लास में अकेला व्यक्ति काम नहीं करता है। जैसे कोई पेपर टाइप करके आता है, हम तो लिख के दे देते हैं, जानते हैं, हम रात में लिख के भेज देते हैं। टाइप करने वाला टाइप करता है और उसके बाद जाता है प्रिंट होने, तब आप लोग के क्लास में आता है। अगर मुझे आपके क्लास में डायरेक्ट आके पढ़ाना हो तो हम कभी डिले नहीं करेंगे, एकदम टाइम से आएंगे, समझ रहे हैं ना? तो पेपर के हिसाब से आप लोग की क्लास को हम ज्वाइन करते हैं। जैसे पेपर आया तो पेपर आपको बट्टे से लगभग 30 मिनट का हम वेट करते हैं, 30 मिनट, 30 मिनट का वेट करते हैं, इसलिए कि मान लीजिए पेपर मिला तुरंत हम क्लास में आ गए, ये भी तो ठीक नहीं है। फिर तो मेहनत पर मतलब नुकसान ही हो जाएगा फिर। तो यही है, और परेशान मत होइए, पढ़ाते तो है ना। ऐसा थोड़ी है कि आए 3 बजे तो भी छोड़ दिए 5 बजे। जितना पीछे डिले करके आते हैं उतना आगे क्लास भी चलती है। चलिए ठीक है। करंट अफेयर को लेके आज क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो करंट अफेयर वाला सेशन आपको अब मंडे से मिलेगा, मंडे से मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, करंट का सेशन आपका मंडे से, बिहार स्पेशल आपका जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, अपनी गति में है ये, और ठीक है। मंडे से आप लोग का करंट वाला भी जोड़ के आएगा, आज नहीं हम जोड़ पाए हैं, क्वेश्चन ज्यादा रहा था आज, और लिख भी नहीं पाए हैं, रात में तो क्लास ही ले रहे थे। और दूसरी बात है कि बस, और बाकी सब तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए लगातार। हिस्ट्री का कल क्लास रात वाला लगा था प्रीवियस ईयर का, वो क्लास आज ना लेकर हम कल लेंगे, संडे वाले में लेंगे फिर, है ना? क्योंकि आज मुझे नहीं लगता है लेना, क्योंकि 7 बज जाएगा यही क्लास छोड़ने में, संभवतः 6:30-7 बजेगा। और सेम चीज है, और सेम चीज वहां भी है, मतलब यही सारी घटनाएं वहां भी है, अलग नहीं है कुछ भी। हाँ, उसमें क्या है कि एंशिएंट मेडिवल का थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिक्सअप मिलेगा, और ये क्लास पूरी तरह से मॉडर्न की है। तो प्रीवियस ईयर की क्लास जो होगी प्रीवियस ईयर की, आज पीवाईक्यू का क्लास रात में ना लेकर हम इसको संडे को लेंगे, मतलब कल लेंगे, संडे को लेंगे, मतलब कल वाले सेशन में लेंगे, कल कल इस क्लास को हम लेंगे, है ना? इस क्लास को हम कल लेंगे, कल कल वाले सेशन में लेंगे। और क्लास का टाइम वही रहेगा, 7 बजे से, 7 बजे से समथिंग, मतलब जब तक चल पाए। और बस ठीक है, पढ़ाना शुरू करते हैं। दर्पण वाले में आए थे आप लोग, कैसा लग रहा था? क्या क्या बोले आप लोग? नहीं, ये हम नहीं बोले कि बारिश में कैसा महसूस हुआ, हमने ये बोला पेपर सॉल्व करके कैसा महसूस हुआ है। क्या
क्वेश्चन लिए हैं खाली अभी? नहीं, जो दिया है टेस्ट सुबह वो बताए, वो अपना अनुभव। कोई नहीं आया था? आप आए थे? आप लोग भी आए थे? पेपर टफ था या आसान था? आसान? टफ? बना पाए हैं कि नहीं? पूरा बना लिए? आप बताइए, ठीक था पेपर? पढ़ा हुआ था? दो चार पढ़ा हुआ था ना? चलिए ठीक है। और मॉडर्न का देख लीजिएगा। अच्छा, मॉडर्न का ना एक पेपर मेरे पास है, और वो मॉडर्न का पेपर ना हाथ से लिखा गया है, लेकिन उसको सॉल्व कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पेपर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें मॉडर्न की सब घटना है, लिखा गया हर घटना को उसमें। मुझे लगता है कि अगर पेपर अगर दे दिए तो पढ़ाने में हमको कम से कम 6-7 घंटा लगेगा 100 क्वेश्चन का। तो अभी रहने दीजिएगा ना, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, थोड़ा टाइम निकालते हैं। पता चला दे दिए नहीं पढ़ाए तो सब उल्टा मुझे बोलेगा फिर। और जानते हैं ना उसमें किया क्या गया है, उस पेपर को इस तरह से हमने बनाया उसको हाथ से, और ऐसा मैंने उस पेपर को सेट किया ना, वो दरोगा मेंस के लिए सेट करा गया था, मेंस वाले एग्जाम में। तो उसको इस प्रकार से सेट किया गया है कि उसमें सब घटना का जिक्र है, मतलब ओवरऑल A to Z। जैसे होता क्या ना, कुछ कुछ नई घटनाएं हमें दिख जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये भी है। समझ रहे हैं ना? जैसे बहुत सारा ऐसी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाओं को तो हम जानते हैं, असहयोग हो गया, सविनय हो गया, ये सब हम जानते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे केस होते हैं, जैसे अलीपुर कांड हो गया, अलीपुर कांड भी हालांकि प्रचलित है। तो कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो भारत में हुई हैं, उनके बारे में उनमें बहुत बढ़िया से जिक्र किया गया है। जनजाति आंदोलन का जिक्र है, कांग्रेस से पूर्व संस्थाओं का जिक्र है। देखिए, ये टफ क्वेश्चन होता है। असहयोग टफ नहीं है, ना खिलाफत टफ है, ना सविनय अवज्ञा टफ है। कठिन क्वेश्चन क्या होता है? 1885 से पहले का पूछ देगा और 1858 के बाद का, इसके बीच का पूछ देगा, गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अब 1905 के बाद और 1930 के पहले अगर ये बीच में पूछ देगा छोटी घटना, तो ये गड़बड़ हो जाता है, यहां से नहीं बन पाता है क्वेश्चन। तो बहुत विशेष ध्यान रखकर उसको बनाया गया है ना। थोड़ा मुझे गैप देखने दीजिएगा, उस हिसाब से करा देंगे। अच्छा, मॉडर्न मान लीजिए आज पढ़ लेंगे आप लोग, तो आज तो 47 तक पढ़ा देंगे हम। इसके बीच में क्या छूटा है? जनजातीय आंदोलन हुआ है? नहीं ना हुआ है। जनजातीय आंदोलन के बाद थोड़ा बताइए मुझे। क्रांति नहीं हुआ है? अटल संतान की क्रांति सर करा दिए हैं ना? क्या क्वेश्चन नहीं हुआ है? थ्योरी करा दिए है ना? थ्योरी डिस्कशन नहीं हुआ है ना? हो जाएगा। 1857 डिस्कशन केवल नहीं हुआ है, थ्योरी करा दिया गया, इसका थ्योरी हो गया है। डिस्कशन कराना है। और जनजाति आंदोलन और क्या है? कांग्रेस से पूर्व संस्था, कांग्रेस से पूर्व संस्था, ये हुआ है? नहीं हुआ है ना? और बोलिए क्या? सामाजिक और आर्थिक आंदोलन, ठीक है, यही संस्थाओं से ही जुड़ा है, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन। बस यही बचा है ना? इतना ही बचा है। गवर्नर जनरल तो पढ़ ही लिए हैं, पढ़े हैं ना? यूरोपियों का आगमन, गवर्नर जनरल 18वीं शताब्दी के बाद का भारत, हो गया है, ये सब हो गया है ना? 1857 की क्रांति का क्वेश्चन बचा है, थ्योरी करा दिया गया है। जनजाति आंदोलन कराना है, कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं करानी है, और आपका समाजवादी और आर्थिक आंदोलन कराना है, यही है ना? यानी एक तरह से देखा जाए तो 3-4 टॉपिक आपका बचा हुआ है, अन्यथा सब खत्म हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को हमने 3 चरणों में कराया है, पहला चरण, इसका दूसरा चरण और इसका तीसरा चरण। 2-3 चरणों के बारे में आज क्वेश्चन दिए हैं, एक चरण इसका ऑलरेडी हम पीछे करा चुके थे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। करंट अफेयर में आप लोग ठीक चल रहे हैं? करंट अफेयर आपको जनवरी से जून तक अच्छे से कराया गया है। करंट अफेयर का 500 क्वेश्चन वाली जो सीरीज है ये रेडी हो रही है, इसको हम शुरू कर देंगे 20 या 21 तारीख बताया था ना आपसे, 21, 22, 23 और 24, 4 दिन के लिए लगातार हम इसको पढ़ाएंगे। 4 दिन लगातार ये पढ़ाएंगे करंट वाला, पूरा ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाएगा। करंट हमने आपको कब से कब तक दिया है? तो अक्टूबर से लेकर जून तक करा है मैंने, अक्टूबर से लेकर जून तक। और जो ये 500 क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर 1 साल का है, मतलब 12 मंथ का है। यानी आप देख पाएंगे तो जुलाई से लेकर जून तक है, जुलाई 25 से लेकर जून तक से ये 500 क्वेश्चन आपके बने, और संभवतः जितना हमने पढ़ाया सब इसमें रिवीजन हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाएंगे इस क्लास को हम। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर फिलहाल चल रहा है, इसके बाद हम अक्टूबर का पीडीएफ देंगे, और संभवतः ये सारा कुछ पीडीएफ वाला काम 20 तक खत्म हो जाएगा। आप लोग खाली रिवीजन पे जोड़ दीजिए ना,
पुराना जितना भी कराया गया सारा रिवीजन कर। देखिए ये सिलेबस कभी किसी का खत्म नहीं होता है ना, सब रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का खेल है। जो इतना काम करके गया पीटी क्वालिफाई कर लेगा, सिलेबस थोड़ी खत्म हो पाएगा। सिलेबस अभी हम खोज के पढ़ाएंगे तो दुनिया भर का बचा हुआ है, तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। सब रिवीजन का, मॉक टेस्ट का, प्रीवियस ईयर का खेल है। बढ़िया सटीक लग गया तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा आपका। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दिया है आपका प्रश्न, दिया है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। यानी मुस्लिम लीग के बारे में पूछा है और हमने पढ़ा है मुस्लिम लीग के लिए कि जो मुस्लिम लीग है स्थापना कब इसकी होती है, 1906 में। स्थापना करने वाले कौन थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। स्थापना करने वाले सलीमुल्लाह खां और आगा खां। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन बनाया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां से होती है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ। पढ़ाया ना अच्छे से, मुस्लिम लीग को हमने बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, केवल रिवीजन करिए। मुस्लिम लीग 1906, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। अध्यक्ष कौन बना था, आगा खां। स्थापना कहां पर, ढाका। और ध्यान दीजिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर, लखनऊ के अंदर। मुस्लिम लीग जो था इसका एक शिष्टमंडल, ध्यान दीजिए, सन 1907 के अंदर किससे जाके मिला था, मिंटो से। और मिंटो से कहां पर मिला था, शिमला में। कहां पर, शिमला में। मुस्लिम लीग तो बन गई, इस लीग का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में गया और मिंटो से कहां मिला, तो शिमला के अंदर। मिंटो ने कहा कि आप अधिनियम पास करिए, तो मुस्लिम लीग ने 1908 का एक अधिवेशन लाया जिसको हम कहते हैं अमृतसर अधिवेशन। क्या नाम देते हैं, अमृतसर अधिवेशन में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन संबंधी निर्णय लिया गया और इस निर्णय को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। कब, 1909 में। 1909 का ध्यान दीजिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत अंग्रेजों को निर्वाचन का आधार दिया गया। यही पढ़ाया था ना हमने, ध्यान दीजिएगा। और यही मुस्लिम लीग थी जिन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया था। कब, 1916 में। और ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान की मांग करा था कब, 1946 के लाहौर अधिवेशन में करा था। आइए, मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था, लखनऊ के अंदर। लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। विरोध किया था नहीं, लीग का भरपूर समर्थन था। भैया लीग तो ये चाहते ही थी, तो लीग ने इसका समर्थन किया था। इसका विरोध किसने करा था, तो विरोध करने वाली कौन थी, तो कांग्रेस। कांग्रेस नामक संस्था ने इसका विरोध करा था। लीग ने इसका विरोध नहीं बल्कि इसका समर्थन किया था। यानी गलत उत्तर कौन सा है, तो सी हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करा था मुस्लिम लीग ने। बात सही है, हमने अभी बताया कि मांग किया था 1908 में और इनकी मांग को पूरी कर लिया गया कब, 1909 में। बना लीजिए उत्तर सी। और आगे प्रश्न है कि कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। वर्ष 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा करा गया। बात तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा अधिवेशन कहां पर होता है, सूरत के अंदर। और कहते हैं कांग्रेस दो हिस्से में बढ़ गई, एक हिस्सा इसका नरम दल और दूसरा हिस्सा गरम दल। नरम दल की तरफ से कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने बढ़ चढ़ कर इसमें नेतृत्व किया। और गरम दल से कौन थे, लाल बाल और पाल थे। लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल और एक व्यक्ति और था, कौन, अरविंद घोष थे। कौन थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष इसमें थे। इन लोगों के प्रयास से गरम दल बना और गोखले के प्रयास से नरम दल बना। याद रखिएगा दोनों अलग हो गए और दोनों बाद में आके एकीकृत हुए। दोनों का जुड़ाव हुआ आगे चल के। तो एकीकरण कब हुआ था, 1916 में। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, 1907। और कांग्रेस का पहला एकीकरण कब हुआ था, 1916। लेकिन कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब, 1918 में। कब, 1918। सवाल बनता है यहां से, क्वेश्चन यहां से बना था कि कांग्रेस का पहला विभाजन, कांग्रेस का पहला विभाजन पूछेगा आपसे कब, 1907 के अंदर। और कांग्रेस का जो सेकंड विभाजन था, दूसरा विभाजन कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1900 कब, 18 में। याद रखिएगा पहला 1907, दूसरा 1918। ऑनलाइन वाला लेट के लिए क्यों बोल रहा था, अच्छा ऑनलाइन में आप लोग को पेपर जल्दी मिल गया था, ऑफलाइन में पेपर लेट मिला था इसलिए क्लास लेट हुई है। समझ गए, सबको पेपर मिल गया था 3 ही बजे, तो सबको लग रहा है कि नहीं हमारे 3 बजे नहीं, 2:30 बजे ना, 2 बजे, इसीलिए लग रहा होगा इस सबको। भैया इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, चरमपंथी और नरमपंथी। बात तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा चरमपंथी का मतलब होता है गरम दल, ये दल था आपका गरम दल, और नरमपंथी का मतलब क्या हो जाएगा, तो नरम दल। 2 हिस्से में कांग्रेस बट गई।
और आगे 1916 में वार्षिक अधिवेशनों में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने करा था। बात सही है भैया? ये बात थोड़ी सी गलत है। अध्यक्षता करने वाले कौन? अंबिका चरण मजूमदार थे। ध्यान दीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये जुड़ा हुआ था, कांग्रेस का ये मिलन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा क्या होगा? गलत। 1 और 2 सही है किंतु 3 गलत है। बनाइए, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। एसपी सिन्हा की बात करेंगे तो एक अधिवेशन ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन कब? 1915। 1915 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन। और इस अधिवेशन में बतौर अध्यक्ष यानी अध्यक्षता किसने करा था? तो एसपी सिन्हा ने करा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? एसपी सिन्हा। और भैया यहीं से एक बात याद रखिएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करा था एसपी सिन्हा और पहली बार किसी वायसराय ने भाग लिया था इसमें। और भाग लेने वाले वायसराय का नाम क्या था? वेलिंगटन था। क्या नाम था? वेलिंगटन था। वायसराय वेलिंगटन द्वारा इसमें भाग लिया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अधिवेशन कहां पे हुआ था 1915 का? कहां पर? बंबई के अंदर। कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई का कांग्रेस का अधिवेशन एसपी सिन्हा की अध्यक्षता वायसराय ने भाग लिया, जिसका नाम था वेलिंगटन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें वायसराय ने भाग लिया था, अधिवेशन का आयोजन 1915 और कहां पे हुआ था? बंबई के अंदर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? याद रखिए, सुनिएगा, पूरी घटना की जानकारी सुनिए। देखिए था क्या? एक व्यक्ति था, नाम था बसंत कुमार विश्वास। एक व्यक्ति था, बसंत कुमार विश्वास नाम था इसका। बसंत कुमार विश्वास नाम का एक व्यक्ति था, ध्यान दीजिएगा। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी। याद रखिएगा, यही रास बिहारी बोस हैं जो आईएनए से जुड़े थे बाद में चलकर। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने योजना बनाया कि हम लोग हार्डिंग पर बम फेंकेंगे। तो कभी सवाल पूछता है कि दिल्ली के अंदर वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसके द्वारा बनाया गया था? रास बिहारी बोस। योजना किसने बनाया था? हाँ, योजना बनाया गया था रास बिहारी बोस द्वारा, लेकिन योजना को अंजाम कौन दिया? बसंत कुमार विश्वास ने। ध्यान दीजिएगा, इसने हार्डिंग पर बम फेंका। इसने हार्डिंग पर बम फेंका। इसने हार्डिंग पर बम फेंका, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसने हार्डिंग पर बम फेंका था, बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग पर बम फेंका। इसने बम फेंका, पुलिस ने गिरफ्तार किया और बसंत कुमार विश्वास को गिरफ्तार कर लिया। ये हो गया गिरफ्तार, बसंत कुमार विश्वास गिरफ्तार हो गया। और जो रास बिहारी बोस थे ये कहां भाग गए? तो ये भाग गए कहां पर? जापान भाग गए। कहां पर चले गए? जापान। तो सवाल पूछता है इनके बारे में कि हार्डिंग पर बम फेंकने के उपरांत रास बिहारी बोस कहां चले गए? तो जापान भाग गए। और किसकी गिरफ्तारी हो गई? बसंत कुमार विश्वास। अब इस बसंत कुमार विश्वास का संबंध किस संगठन से है? युगांतर। किससे होगा? युगांतर से। लेकिन एक सवाल यहां से देखिए फंसता है, इसमें अनुशीलन समिति के भी कुछ लोग थे और कुछ लोग युगांतर के भी थे। तो एक तरह से आप उत्तर क्या लगा सकते हैं? ए और सी दोनों। ये क्वेश्चन जहां पे पूछा था इसका एग्जामिनर ने उत्तर दिया ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, इन दोनों संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। यह बात ध्यान में रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। लेकिन सर्वाधिक किस संगठन से इसमें लोग शामिल थे? तो अनुशीलन समिति से। तो कभी कभी इसका एग्जैक्ट उत्तर अगर पूछे तो आप क्या दे देंगे? अनुशीलन दे दीजिएगा। अन्यथा दोनों के लोग शामिल थे, क्योंकि एक्चुअल में जो बम फेंकने वाला था ये युगांतर से संबंधित था। बसंत कुमार विश्वास का संबंध युगांतर से था, परंतु जो और लोग इसमें शामिल थे उनका संबंध कहां से था? अनुशीलन से। जैसे इसमें वरिंद्र कुमार घोष भी थे, इस तरह के लोग शामिल थे, इनका संबंध अनुशीलन से था। ध्यान दीजिएगा। तो आपका उत्तर या तो ए और सी लगा सकते हैं, या फिर अगर हमें केवल एक उत्तर देना है तो हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। बना लीजिएगा। हो गया? अच्छा, हार्डिंग पे बम फेंका तो क्या हार्डिंग मरा था? कौन मरा? उसका महावत मारा गया, परंतु हार्डिंग क्या हुआ? बच गया था। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश के मामले में आरोपी करार किया और गिरफ्तार किया था? कन्हैयालाल दत्त को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह या अशफाक उल्ला खां? ध्यान दीजिएगा। देखिए, अलीपुर बम साजिश के बारे में पूछा है ना, अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड। अच्छा, ये अलीपुर बम कांड कब हुआ था?
कब हुआ था? 1900 कब? 8 में। अलीपुर बम कांड को हम और क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलेंगे, मुजफ्फरपुर नहीं कहेंगे। बड़ी परेशानी है भाई, मुजफ्फरपुर कांड के नाम से जानते हैं, पढ़ के नहीं आया ना, इसको हम मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो साजिश करता था इसका नाम क्या था? कन्हैयालाल। इसमें जो साजिश करता था इसका नाम था कन्हैयालाल। और अगर हम मुजफ्फरपुर कांड की बात करेंगे तो इस पर बम फेंका गया था, किस पर? तो ध्यान दीजिएगा, कैनेडी पर। कैनेडी पर बम फेंका। एक सेकेंड, इसमें दरअसल वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था, परंतु बम किसके ऊपर गिरा? तो कैनेडी का परिवार जो था, उसकी पत्नी थी और उसकी पुत्री थी, उनके ऊपर बम गिरा। ध्यान दीजिएगा, इस बम कांड के जो मुख्य आरोपी थे, बम कांड के मुख्य आरोपी का नाम था, एक का नाम था आपका खुदीराम बोस। कौन था? खुदीराम बोस। और एक दूसरा आरोपी कौन था? प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। अब इसमें किसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? तो गिरफ्तार कर लिया किसको? खुदीराम बोस को, और सजा दे दी गई फांसी की सजा। तो सवाल पूछता है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई और कितने वर्ष की उम्र में दिया गया? 18 साल। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन? और प्रफुल्ल चाकी जो था, इसने आत्महत्या कर लिया। इसने पुलिस के डर से खुद को गोली मार लिया और आत्महत्या कर लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल अपना उत्तर लगा लीजिएगा ए। बाकी जो 3 नाम दिख रहे हैं, इनका संबंध किससे हो जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन से हो जाएगा। इतना देख लीजिए एक बार। साजिशकर्ता में शामिल कौन थे? कन्हैयालाल दत्त थे। इसको याद रखिएगा, सिविल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे प्रश्न है, 1908 में कौन और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे? क्यों भैया? कौन था? खुदीराम बोस। इनको लगा कि ये बम कहां फेंक रहे हैं? किंग्सफोर्ड पर। लेकिन किंग्सफोर्ड उसमें था? नहीं था। किंग्सफोर्ड नहीं था। इसमें कौन था? तो कैनेडी का परिवार था। कैनेडी का परिवार था, एक कार्यकारी सदस्य थे। कैनेडी इनका परिवार था। कैनेडी के परिवार में कौन था? तो इनकी पत्नी थी और इनकी बच्ची थी, मतलब बेटी। कैनेडी की पत्नी और बेटी के ऊपर बम गिरा, ध्यान दीजिएगा। जबकि इन्होंने किसको समझकर बम फेंका था? किंग्सफोर्ड को समझ के बम फेंका था, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल बनता है कि किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका गया था किसके द्वारा? तो खुदीराम बोस। और इनका सहयोग कौन किया था? प्रफुल्ल चाकी। ध्यान दीजिएगा, सेम घटना है और इस घटना को हम नाम देते हैं मुजफ्फरपुर कांड। क्या कहते हैं? मुजफ्फरपुर कांड के नाम से जानते हैं, मुजफ्फरपुर कांड। और इसी घटना को अलीपुर कांड भी कहा गया। और ये घटना को अंजाम कब दिया गया था? सन 1908 में। सेम चीज है, थोड़ा सा क्वेश्चन वहां अलग था और यहां अलग है। आगे दिया है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करिए। बरिंद्र कुमार घोष और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस, उपरोक्त में से कौन सा गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? कौन जुड़ा था भैया? कौन जुड़ा था? रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे। क्या बरिंद्र कुमार थे? जोगेंद्र चटर्जी थे? इन दोनों का संबंध किससे था? किससे था? अनुशीलन से। किससे था? अनुशीलन से संबंधित थे ये दोनों। अनुशीलन, इन दोनों का संबंध था अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति। और एक व्यक्ति जो 3 नंबर पे आपको दिख रहा है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो गदर पार्टी। देखिए, गदर पार्टी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जानना यह है कि जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी इसकी स्थापना कब होती है? सन 1913 के अंदर। गदर पार्टी कहां पर बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को के अंदर बनाई गई। और गदर पार्टी को बनाने वाले कौन थे? सोहन सिंह। कौन थे? सोहन सिंह। लाजपत राय का नाम मत लिया करिए, सोहन सिंह भाखना के द्वारा बनाई गई। और ध्यान दीजिएगा, इसका नेतृत्व भारत की तरफ से कौन किया था? तो भारत में पूछेगा तो कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इसको ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, गदर पार्टी है ना, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल नेतृत्व करा था। लाला हरदयाल ने, लाजपत राय वगैरह इसमें सदस्य के तौर पे थे। लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसको और ज्यादा विस्तारित करा गया। कहां पर? तो पंजाब के अंदर। देख लेना। अब सवाल बनेगा गदर पत्रिका के बारे में। अगर गदर नाम की एक पत्रिका के बारे में आपसे पूछता है, गदर पत्रिका, तो गदर पत्रिका का संपादन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। देखिए, ये सवाल भी बना है। गदर पत्रिका का संपादन किया गया था, संपादन। और संपादन कब करा गया था? 1913 में करा गया था। फिलहाल देख लीजिएगा, रास बिहारी बोस। तो हमारा ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल 3 होगा। गदर से जुड़े हुए व्यक्ति यही थे। आगे प्रश्न दिया है
कि अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांतिकारियों में विश्वास रखता था। यह बात तो ठीक है, बात सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह बात गलत है। जो अभिनव भारत है, अभिनव भारत, अभिनव भारत, अच्छा, अभिनव भारत की स्थापना करी गई थी कब? कब करा गया? 1904। अच्छा, अभिनव भारत से पूर्व कोई संस्था थी क्या? क्या था? मित्र मेला। अभिनव भारत से पूर्व एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? मित्र मेला की स्थापना कब? 1899। यही मित्र मेला आगे चल के शामिल हो गया किसमें? अभिनव भारत। स्थापना करने वाले कौन थे? बीडी सावरकर। कौन थे? हाँ, अभिनव भारत की स्थापना किसने करा था? बीडी सावरकर ने करा था। बीडी सावरकर द्वारा किया गया था। यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और हथियार चलाने में विश्वास रखता था, यानी सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में क्या करा गया? अभिनव भारत। और ध्यान दीजिएगा, स्थापना चाहे मित्र मेला की बात करें चाहे अभिनव भारत की, स्थापना करने वाले कौन थे? बीडी सावरकर। तो अगर देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तीसरा क्या है? सही है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 1 और 3 सही है। बनाइए। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस बताइए जरा। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, इसकी रचना किसने करा है? वीडी सावरकर ने। और 1857 की भारत क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। हावड़ा संयंत्र केस अमीर चंद के नेतृत्व में चलाया गया था और इसमें कौन शामिल थे? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी शामिल थे। यानी अगर आप देख पाएंगे तो ए का हो जाएगा 3। 3 का मतलब सही उत्तर क्या है? सी। और तो कहीं मैच नहीं हो रहा है, फिलहाल इसको मिलाइए तो बताते हैं फिर। ध्यान दीजिएगा, बी का हो जाएगा 4। यानी लाहौर संयंत्र केस में कौन शामिल था? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह थे। एक हो जाएगा दिल्ली संयंत्र केस, मास्टर अमीर चंद्र। और दूसरे नंबर पे अलीपुर संयंत्र केस कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। बना लीजिएगा इसको, कितनी बातों को नोट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं, एक प्रसिद्ध केस इसमें है आपका, केस है आपका लाहौर संयंत्र, जिसमें राजगुरु थे, इनके साथ थे आपके भगत सिंह। भगत सिंह और कौन थे? सुखदेव थे। सुखदेव इसमें शामिल थे। इन लोगों को पकड़ा गया और इनको फांसी की सजा सुनाई गई। इनको फांसी की सजा, और इनको फांसी की सजा किसने सुनाया था? किसके द्वारा? किसके द्वारा सुनाया गया था? हैमिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? हैमिल्टन द्वारा। हैमिल्टन नाम था, जीसी हैमिल्टन था, ठीक है। जीसी हैमिल्टन के द्वारा इनको सजा सुनाई गई थी। और सजा कब सुनाया गया था? 23 तारीख को ना, 23 मार्च को सुनाया गया था। कब? 1931। और कै बजे सुनाई गई थी? 7:30 पर शाम को। सुबह नहीं बल्कि कब? शाम को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ई वाला। इस सजा का समय क्या था? तो 7:30 PM था। 23 मार्च 1931 सजा सुनाई गई हैमिल्टन द्वारा। और सवाल कभी कभी पूछता है कि सजा सुनाने के पीछे का कारण क्या था। अगर कारण का जिक्र करेंगे अब से, तो 2 कारण था। एक तो ध्यान दीजिएगा, एक कारण था आपका, इसमें एक कारण था कि एचएसआरए जो संगठन था, एचएसआरए जो संगठन था, इसने एक घटना को अंजाम दे दिया। कब? 1928 में। इसने क्या करा था? तो ध्यान दीजिएगा, सांडर सत्याकांड को अंजाम दे दिया। एक घटना और कर दिया इन्होंने 1929 में, और क्या करा था? असेंबली कांड कर दिया था। और इन 2 घटनाओं के एवज में इनको सजा सुनाई गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। यह बात ध्यान दीजिएगा, कारण पूछेगा, यही दोनों कारण थे। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था? कौन किया? 1909 का एक्ट किया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अधिनियम 1909, अधिनियम 1909, इसके बारे में नोट करिएगा। अधिनियम 1909 लिखिएगा। भारत में पहली बार फूट डालो और राज करो, पहली बार फूट डालो और राज करो के उद्देश्य से लाया गया अधिनियम
फूट डालो और राज्य करो के उद्देश्य से लाया गया अधिनियम। हो गया। आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत लिखिएगा केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ये सवाल एग्जाम में आया है। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद में, सॉरी विधानसभा नहीं विधान परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। हो गया। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। आगे इसी में लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, पहली बार भारत को, लिख देते हैं क्वेश्चन नया है ये, पहली बार भारत को शाही विधान परिषद में, शाही विधान परिषद में सदस्यता का अवसर मिला। पहली बार शाही विधान परिषद में सदस्यता का अवसर मिला, यानी वो विधान परिषद जो ब्रिटेन में थी, भारतीयों की सदस्यता का अवसर मिला। हो गया। इसी में एक बात और लिखिएगा, लिखिएगा सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रस्ताव भी पारित कर सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। लिखिए सदस्य जो थे, सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव पारित कर सकते थे, प्रस्ताव पारित कर सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। हो गया। अच्छा ये बताइए, भारतीयों को पहली बार बजट पर बोलने का अधिकार कब दिया गया था? कब? 1892। ध्यान दीजिएगा। लेकिन समझिए, कहा गया था कि केवल आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ना प्रस्ताव पारित कर सकते हैं ना काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन 1909 का जब अधिनियम आया तो उसमें कहा कि आप बोल तो सकते हैं, बजट पर चर्चा भी कर सकते हैं, प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं भारतीय, और अगर पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो सवाल बनता है कि पहली बार बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम ने दिया? तो 1909 ने दिया। और पहली बार भारतीयों को शाही विधान परिषद में सदस्यता का अवसर भी मिला, किससे? 1909। और पहली बार कैमनल अवार्ड को लाया गया कब? 1909। और इसका एक अन्य नाम क्या दिया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सवाल बनता है कि 1909 के अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भैया ध्यान दीजिएगा, भारत के जो वायसराय थे ये कौन थे? मिंटो। क्या मिंटो? क्या सेकंड था? मिंटो सेकंड। ध्यान दीजिएगा, वायसराय कौन थे? मिंटो सेकंड। और भारत सरकार में, मतलब अंग्रेजों की कार्यकारी में सचिव कौन था? तो ध्यान दीजिए, इसका नाम था मार्ले। सचिव कौन था? मार्ले। और वायसराय कौन था? मिंटो था। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। कब दिया गया? 1909 में दिया गया। और भारतीयों को शाही विधान परिषद में सदस्यता का अवसर भी कब दिया गया? 1909 में दिया गया। अब सुनिएगा, आगे नोट करिए, हाँ नोट करिए, लिखिएगा, इसमें नोट करिए, लिखिएगा, लिखिए मिंटो ने, इसी में मिंटो ने विदेश नीति और रियासतों के संबंध के आधार पर, विदेश नीति और रियासतों के संबंधों पर, लिखिएगा रियासतों के संबंधों पर, विदेश नीति और रियासतों के संबंधों पर
संबंधों पर चर्चा की अनुमति नहीं दिया। चर्चा की अनुमति नहीं दिया। बजट में कहा गया कि आप चर्चा कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अधिनियम भी पारित कर सकते हैं, लेकिन अगर बात विदेश नीति की आएगी तो कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। यानी क्या विदेश नीति पर चर्चा के लिए अनुमति दिया था? नहीं दिया। रियासतों के संबंध में चर्चा पर अनुमति मिला था? नहीं मिला था। इस 1909 के अधिनियम के तहत कहा गया कि आपको अनुमति दी जाती है, लेकिन आप प्रस्ताव भी पारित करिए, काउंटर क्वेश्चन भी करिए, लेकिन किन विषयों को छोड़कर? तो विदेश नीति और रियासत वाले विषय को छोड़कर, और बाकी सभी विषयों पर आप चर्चा कर सकते हैं, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो डी हो जाएगा। इसमें एक बात और लिखिए, एक लाइन और लिखिएगा, थोड़ी गहरी लाइन है, लिखिएगा, लिखिए, लिखिए। मिंटो द्वारा एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय के तौर पर नियुक्त किया गया। मिंटो द्वारा एसपी सिन्हा को, मिंटो द्वारा एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय के तौर पर नियुक्त किया गया था, यह बात ध्यान में रखिएगा। पहले भारतीय के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये इतनी घटनाएं इससे छुपी हुई हैं, बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा ना, ढूंढ ढूंढ के देता है, क्योंकि मॉडर्न तो नया जुड़ेगा नहीं, जो है वही है इतिहास। तो इतिहास के प्रश्नों को अब अंदर से ढूंढ कर निकाला जाता है। जैसे डायरेक्टली पूछ देगा कि आपसे वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य के रूप में शामिल करने वाला वायसराय कौन था, तो क्या बताएंगे? मिंटो। और शामिल किसको करा था? एसपी सिन्हा को करा था। और ध्यान दीजिएगा, शाही विधान परिषद में भारतीयों को सदस्यता का अवसर कब मिला था? 1909 में। और सवाल पूछेगा कि सचिव मार्ले के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1909। और इस समय वायसराय कौन थे? मिंटो। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अवसर कब दिया गया? 1909। और चर्चा करने के साथ साथ पारित करने का अवसर और प्रश्न पूछने का अवसर कब? 1909। और इससे किसको बाहर रखा? तो विदेश नीति और रियासतों को यहां से बाहर रखा। बना लेंगे इतना, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में तो पता ही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट ने तीनों प्रेसिडेंटी, बंगाल, मद्रास और आपका उड़ीसा कैसे है, बंगाल, मद्रास और बंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया? बंगाल। और जो बंगाल का गवर्नर था, इसको बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसी समय एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी कलकत्ता के अंदर। याद रखिएगा, चार्टर्ड 1833 की बात करेंगे तो इस समय चीन और चाय के व्यापारिक अधिकार को भी क्या कर दिया? समाप्त। और दूसरा घटना इसमें यह हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल। वायसराय बनाया कब? 1858 में। फिलहाल ये देख लीजिएगा, पिट्स इंडिया ये चार्टर्ड था और भारत में आने वाला ये दूसरा चार्टर्ड था। दूसरा या पहला? पहला था, 1784 का चार्टर्ड। आगे है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर करा था? कहां पे करा था? सैन फ्रांसिस्को। देखिए, एक्चुअल में हरदयाल साहब का नाम तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्थापना करने वाले कौन थे? सोहन सिंह भाखना के द्वारा करा गया था। इन्होंने भारत के क्षेत्र में गदर आंदोलन को विस्तारित किया था। फिलहाल देख लीजिएगा 1913 के अंदर, और गदर पत्रिका भी निकाली गई थी कब? 1913 के अंदर। इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? कौन कर दिया? कनाडा ने कर दिया। अब जरा नोट करिएगा, लिखिए गदर पार्टी। पेपर में दो बातें, एक तरफ लिखिएगा गदर पार्टी, और एक दूसरी तरफ नोट कर लीजिएगा कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण। गदर पार्टी और कामागाटा मारू प्रकरण। गदर पार्टी में लिखिएगा स्थापना भारत से बाहर,
स्थापना यहां से क्वेश्चन बना है। स्थापना भारत से बाहर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत में बनी थी और कौन सी पार्टी भारत से बाहर बनी थी। ध्यान दीजिएगा, गदर पार्टी से नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा स्थापना भारत से बाहर। और पता है बनाने वाले कौन थे? सोहन सिंह भाखना। बना कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, सवाल पूछा था किस देश में बनी थी? ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कहां पर? अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को मतलब कहां? अमेरिका। गदर पार्टी बनी थी, लिखिएगा गदर पार्टी 15 जुलाई, स्थापना 15 जुलाई को स्थापना होती है, 15 जुलाई 1913। और पार्टी कहां पर बनी थी? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर पार्टी का निर्माण करा गया था, पार्टी को स्थापित करा गया था। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से लड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गदर पार्टी के प्रमुख नेता जो थे, गदर पार्टी के प्रमुख नेता में एक तो पहले हो जाएंगे आपके सोहन सिंह, दूसरे कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा लाला हरदयाल, लाला हरदयाल हो जाएंगे, लाला हरदयाल। तीसरे नंबर पे लिखिएगा रास बिहारी, तीसरे नंबर पे रास बिहारी। था ना क्वेश्चन पीछे, था ना इस तरह का प्रश्न, रास बिहारी। और चौथे नंबर पे लिखिएगा, इसमें व्यक्ति और थे, और भी लोग इसमें जुड़े थे। रास बिहारी लिख लीजिएगा, रास बिहारी। और इसमें करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा भी थे, करतार सिंह सराभा भी थे इसमें। करतार सिंह सराभा के बाद लिख लीजिएगा, इसमें एक व्यक्ति और था, परमानंद थे।